हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम एनसीईआरटी जो सब एनसीईआरटी जो बुक्स हैं कक्षा 6 से लेके और 12 तक की वो हम सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो हमने सबसे पहले कक्षा 6 की भूगोल के चैप्टर नंबर 6 तक हमने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। अभी हमारा जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है 7 चैप्टर, जिसका नाम है हमारा देश भारत। चैप्टर जो नंबर 7 है, अध्याय 7, उसका नाम क्या है? हमारा देश भारत। अभी हम भारत के बारे में जानेंगे। तो इससे पिछला जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो आपको याद होगा, ये वाला चैप्टर हम डिस्कस किए थे, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, जो हमारा कक्षा 6 का एनसीईआरटी भूगोल का 6वां नंबर चैप्टर था। इसमें हमने सारा पर्वत, पठार, मैदान ये सब पढ़े थे। ज्वालामुखी पर्वत ये सब हमने डिटेल में सीखा था। ब्रह्मोस पर्वत ये सब आपको याद है ना बच्चों? ये सब पठार के बारे में जाना था। लावा पठार ये सब, लोगों की भिन्नताएं, मैदान क्या होते हैं, स्वच्छ भारत मिशन देखा था। तो ये सब हमने पिछली क्लास में पूरे, और इसके सारे हमने क्वेश्चंस भी किए थे। आपको याद होगा बच्चों, हमने एक एक करके सारे क्वेश्चंस मैंने इसके आपको सॉल्व कराए थे। ये सब कराए थे कि नहीं कराए थे बच्चों? ठीक है, तो ये आपको याद होगा। अब हम जो है 7th चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? हमारा देश भारत। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 6, 7, 8 ये 5वें चैप्टर से जो है सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम एक एक चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। ये आपके लाइफ टाइम आगे बहुत अच्छे सारे एग्जाम्स में काम भी आते हैं इसलिए आप अच्छे से पढ़िए। देखिए भारत भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। अब भारत देश को जानते हैं, हम भारत देश में रहते हैं, भारत देश के निवासी हैं। ये बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। ठीक है, उत्तर में यह है, कहाँ से है? हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। आपको पता है ना, उत्तर में जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है वहां पे क्या है? हिमालय है। तो उत्तर में क्या है? हिमालय। पश्चिम में जब ये इस तरह भारत का नक्शा बनाते हैं ना, तो इस साइड में क्या है? अरब सागर। तो इस साइड में क्या है बच्चों? अरब सागर। और इस साइड में क्या है बच्चों? बंगाल की खाड़ी। इस साइड में क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो इधर अरब सागर हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी हो गई। और उत्तर में यहाँ ऊपर क्या हो गया बच्चों आपका? ऊपर में क्या हो गया? हिमालय हो गया। उत्तर में हो गया हिमालय। तो ये आपको समझ में आ गया। और दक्षिण में इधर की साइड, यहाँ दक्षिण में क्या है बच्चों? हिंद महासागर। दक्षिण में क्या है बच्चों? हिंद महासागर। तो देख रहे हो आप इसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है? उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। ये भारतीय को क्या बोला गया है? प्रायद्वीप बोला गया है। प्रायद्वीप। अब प्रायद्वीप की डेफिनेशन देखिए, प्रायद्वीप होता क्या है? अब यहाँ पे आप प्रायद्वीप समझिए। देखो ये क्या लिखा हुआ है। प्रायद्वीप क्या है? स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा है। 3 तरफ से, यानी कि जैसे भारत का आप देखोगे तो ये इधर 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 जल है नीचे की साइड में, ऊपर लेकिन स्थल है। तो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो इसलिए भारत को क्या बोला गया है? प्रायद्वीप बोला गया है। भारत को क्या बोला गया बच्चों? प्रायद्वीप। यानी वह स्थल का वह भाग जो तीनों तरफ जल से घिरा हो वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। अगर चारों तरफ जल से घिरा हो तो क्या कहते हैं उसको बच्चों? द्वीप बोलते हैं। फिर उसको क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? यहां तक ये पूरा पैराग्राफ बहुत अच्छा था भारत का क्षेत्रफल कोई आपसे पूछे, आप कितना बताओगे बच्चों? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है बच्चों भारत का क्षेत्रफल? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल आपको याद हो गया बच्चों? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। आप मेरे साथ बोल बोल के पढ़िए। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में ये लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। आप ऐसे उत्तर से लेकर दक्षिण ये ऐसे विस्तार देखोगे आप भारत देश का। जैसे ये भारत देश का मैं मैप बना नहीं पा रहा, थोड़ा सा ऐसे करके और ऐसे करके भारत का मैप है ना, ऐसे ऐसे मानिए। तो उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो कितना है बच्चों? यहाँ लद्दाख से लेके और इधर कन्याकुमारी तक। दक्षिण में पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी। और उत्तर में कौन सा? लद्दाख। इसका विस्तार कितना है? 3200 किलोमीटर। ऐसे अगर देखोगे आप 3200 किलोमीटर है इसका विस्तार, यहाँ से लेके यहाँ तक का। और पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ के रण तक। जैसे मैं आपको मैप में एक बार इसको दिखाई देता हूँ। देखिए एक बार एक मैप खेल लेते हैं, इंडिया मैप। ठीक है, इंडिया मैप आपको इसमें अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, और इसको पूरा जूम, ये देख, आप यहाँ समझो, ये हमारा लद्दाख क्या हो गया बच्चों? लद्दाख। और यहाँ पे नीचे, एक मिनट, इसको ये देखो बच्चों, ये क्या है? लद्दाख। यहाँ पे और
लद्दाख से लेके यहाँ नीचे कन्याकुमारी है, तो लद्दाख से कन्याकुमारी तक अगर ऐसे अगर देखोगे आप तो इसका मैप का विस्तार कितना है, 3200 मीटर है। भारत का विस्तार कितना है, 3200 मीटर। यहाँ तक समझ में आ गया आपको बच्चों, ठीक है। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में कच्छ के रण तक, यहाँ देखो पूर्व में यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, पूर्व में इस साइड में यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पश्चिम में कच्छ का रण, यहाँ गुजरात में। ये पूरा विस्तार यूं देखोगे आप आड़ा, तो ये कितना है, 2900 किलोमीटर है। कितना है बच्चों, 2900 किलोमीटर है। तो आपको याद हो गया ना, ऊपर में यहाँ से लेके, यानी कि ये जो लद्दाख है ऊपर में, उससे लेके नीचे तक कहाँ तक, दक्षिण में कन्याकुमारी तक कितना है, 3200 किलोमीटर। और इधर पूर्व में क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश से यहाँ कच्छ का रण है गुजरात में, कितना है ये, 2900 किलोमीटर। आड़ा 2900 किलोमीटर आड़ा, और ऊपर खड़ा देखेंगे तो आप कितना है बच्चों, 3200 किलोमीटर। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, समान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। इस भारत देश में हमारे में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं कई जगह, महामरुस्थल भी है, पश्चिम में जो है राजस्थान में महामरुस्थल भी है, उत्तर का मैदान भी है, आपको पता है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, असमान पठारी सतह भी है, पठारी भाग भी है, दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय भाग भी हैं, यहाँ पे पश्चिमी तट है इस जगह पे, और इधर पूर्वी तट है, ठीक है। और द्वीप समूह भी हैं, यहाँ पे आप देखोगे क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है या लक्षद्वीप द्वीप समूह है, तो द्वीप समूह भी है। ये सब क्या है, ये हमारे स्थल रूप की विभिन्नता को दर्शाते हैं। तो स्थल रूप की ये विभिन्नता जो है भारत में इस तरह से है। यहाँ जलवायु, वनस्पति, जलवायु में भिन्नता है, वनस्पति में भिन्नता है, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी भिन्नता है। तो किस किस चीज में भिन्नता है बच्चों, जलवायु में भिन्नता है, वनस्पति में भिन्नता है, और वन्य जीवों के साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी भिन्नता है। भिन्नता मतलब अलग अलग है लोग। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं। मैं विविधता में एकता आपको पढ़ाया था ना, वो चैप्टर सोशल साइंस वाला, उसमें यही तो बताया था कि इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखती है, परंपरा रीति रिवाजों में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। इसी कारण से जो ये भिन्नता में हमारी एकता है, उसी की वजह से हम किस में बंधे हुए हैं, एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यानी कि अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें बच्चों, तो हमारा स्थान कौन सा है, 7वां। लेकिन अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो हम चीन के बाद में हमारा जो स्थान है वो कौन सा है बच्चों, दूसरा स्थान है। चीन सबसे पहले जनसंख्या में सबसे नंबर 1 पे है, और उसके बाद हमारा भारत देश जनसंख्या में दूसरे नंबर 2 पे है। अब देखो बच्चों, अब हम भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं कि जो भारत की स्थिति है वो क्या है। तो भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। अब देखो वर्ल्ड के मैप में मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड देखो, वर्ल्ड मैप, इसमें आपको समझ में आएगा। देखो ये वर्ल्ड का मैप है बच्चों, है ना। इस वर्ल्ड के मैप में देखो, ये 0 डिग्री वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है 0 डिग्री वाली, ये 0 डिग्री वाली जो लाइन गुजर रही है, आप देख रहे हो यहाँ पे, ये 0 डिग्री वाली लाइन ये रही ना इक्वेटर, ये 0 डिग्री वाली जो लाइन गुजर रही है, इसके उत्तर में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण में क्या होगा, दक्षिण गोलार्ध। तो भारत की आप स्थिति देखोगे कौन से गोलार्ध में बच्चों, उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। तो यही तो कहा गया है इस वाले में, इसको हटा ले, तो इसमें यही तो बताया गया है कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि वो विषुवत रेखा के, जैसे ये हमारी अर्थ है, तो इसका ये 0 डिग्री वाला क्या है, विषुवत रेखा, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। और भारत यहाँ पे कहीं है, तो ये कौन से गोलार्ध में है, उत्तर वाले गोलार्ध में, ठीक है। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा कौन सी होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, मैंने बताया था आपको। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो इसको आप देखोगे कर्क रेखा को वर्ल्ड के मैप में, देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये है कर्क रेखा, ये वाली, ये कर्क रेखा हमारा भारत देश के ऑलमोस्ट बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा क्या गुजरती है, बीचों बीच से होकर गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग, ठीक है। तो कर्क रेखा जो है लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार। अब देखो, ये भारत का जो मैप है उसकी मुख्य भूमि का जो विस्तार है दक्षिण से उत्तर तक। तो यहाँ पे जो हमारी रेखा आ रही है वो आ रही है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके इसके बीच में हमारा भारत देश 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसके बीच में हमारा भारत देश है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके ऐसे, और ऐसे फिर ऐसे करके ऐसे नक्शा सा बना हुआ है, ठीक है बच्चों। और
अगर हम पश्चिम से पूरब की बात करें, इधर से लेके गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो ये वाला जो देशांतर है, आपको पता है ना, मैंने अक्षांश देशांतर बताया थे, तो अक्षांश कहां से कहां तक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और अगर देशांतरों की बात करें तो आपको पता है कि भारत उत्तर पूर्वी में है, तो पूरब में कौन सा है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। तो भारत का आपको स्थिति का पता चल गया। तो आप बता दोगे बच्चों 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी अक्षांश से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश के बीच में है। ये भारत की हमारी स्थिति हो गई। और ऐसी जो लंबाई है वो कितनी है बच्चों, 3200 किलोमीटर, और ऐसी जो लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर। ये आपको पता हो गया, ठीक है। अब हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं। तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है, तो भारत की स्थिति किस में बच्चों, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समूह में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इसकी दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच के समय का अंतर लगभग 2 घंटे। देखो यहाँ पे जो है 68 डिग्री 7 मिनट है, ये 97 डिग्री है, इन दोनों का आप अंतर देखोगे तो ये 29 डिग्री आएगा। तो मैंने आपको उस दिन पिछली क्लास में पढ़ाया था ना एक बार एक क्लास में कि 15 डिग्री पे जो समय है, 15 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 1 घंटा लग जाता है, ठीक है। 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 1 घंटा लगता है, क्योंकि 360 डिग्री घूमने में 24 घंटा लगते हैं। तो 360 में 24 का भाग दोगे तो 15 डिग्री। तो अब भारत का जो विस्तार है पूर्व से पश्चिम, पृथ्वी ऐसे ही घूमती है ना पश्चिम से पूरा, तो कितना विस्तार है, 29 डिग्री, यानी 30 डिग्री का लगा हुआ है। तो कितना घंटा लग जाएगा, लगभग 2 घंटा। तो इस समय में और यहाँ के समय में कितने समय का अंतर होगा बच्चों, 2 घंटा। यानी अरुणाचल प्रदेश में समय आगे होगा गुजरात के मुकाबले। इसीलिए इस समय के अंतर को कम करने के लिए जो हमने अपना प्रमुख यामोत्तर लिया है, हमने जो हमारा मानक यामोत्तर लिया है वो कौन सा लिया है बच्चों, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो भारत के बीचों बीच से गुजरता है। इसलिए समय दोनों जगह का बराबर कर लिया है। इसलिए इस 82.5 डिग्री देशांतर को, स्थानीय समय को भारत का क्या कहा जाता है, मानक समय कहा जाता है। तो इसको भारत का मानक यामोत्तर भी कहा गया है। तो मैंने ये आपको पिछली क्लास में पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, है ना, ये तो मैंने आपको डिटेल में अच्छे से बताया था। अब देखिए बच्चों भारत के पड़ोसी देश, अब भारत का ये नक्शा देख रहे हैं आप, ठीक है, ये भारत का नक्शा है। भारत के इस मैप में आप देखोगे हमें पड़ोसी देश देखने हैं। देखो हमारा सबसे पहला पड़ोसी पाकिस्तान, इसको तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। ये है भारत का एक पड़ोसी देश पाकिस्तान। यहाँ पे हमारी थोड़ी सी सीमा किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान, तो एक हो गया अफगानिस्तान। फिर यहाँ पे हमारी सीमा किसके साथ लगती है, तिब्बत। फिर आ जाता है अपना नेपाल, फिर ये भूटान, फिर बांग्लादेश, फिर म्यांमार, और यहाँ पे ये इधर जो है इस वाले एरिया में यहाँ पे चाइना भी है, और तिब्बत भी चाइना के पास ही है, तो चाइना की बॉर्डर लगा हुआ है। ये सब चाइना का बॉर्डर है, और इधर भी चाइना का बॉर्डर है यहाँ तक, ठीक है। और बताइए कौन है, और एक देश और रह गया, ये है श्रीलंका। ये कौन सा है, श्रीलंका। तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं। तो पड़ोसी देश कौन कौन से हो गए बच्चों, एक हो गया हमारा पाकिस्तान, ठीक है। हम इधर की साइड से चलते हैं, पाकिस्तान। फिर कौन सा आएगा बच्चों पाकिस्तान के बाद, अफगानिस्तान। फिर यहाँ लद्दाख के साथ सीमा किसकी लगती है, चीन। फिर किसकी लगती है, तिब्बत। फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर आपका म्यांमार, और उसके बाद में आता है आपका बांग्लादेश। सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है स्थलीय सीमा, वो किसके साथ लगती है बच्चों, बांग्लादेश के साथ। ये याद रखना, सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। ये हमारा क्या है, भारत राजनीतिक मानचित्र है। राजनीतिक मानचित्र मैंने बताया था ना आपको, राजनीतिक क्या होता है, राजनीतिक मानचित्र, इसमें राज्यों की स्थिति बताई गई। जैसे ये कौन सा है अपना, राजस्थान है। ये कौन सा है, गुजरात है। चलो मैं आज आपको एक बार सारे क्या करता है, राज्य बता देता हूँ एक एक करके, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा ना। आप एक एक करके सारे राज्य देखिए। देखो इंडिया का मैप है, देखो एक जम्मू और कश्मीर है ना, और ये है लद्दाख। जम्मू और कश्मीर, और ये है लद्दाख ऊपर की साइड में। लद्दाख वाले बॉर्डर पे यहाँ पे जो सीमा लग रही है, ये किसकी लग रही है बच्चों, चीन की सीमा लग रही है, ठीक है। यहाँ पे अक्साई चीन वाला जो एरिया है वो चीन ने ले लिया है, हमसे छीन लिया है, ये कब्जा कर लिया है उसने। और यहीं पे पीओके है इस साइड में, यहाँ आप देखोगे ये वाला जो पॉइंट है इस साइड में, यहाँ पे पीओके है जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। और ये अपना पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की सीमा लग रही है अपनी, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ किस किस की सीमा लग रही है, ये वाला पोर्शन गुजरात का, ये राजस्थान की सीमा लग रही है, यहाँ पंजाब की सीमा लग रही है, और फिर जम्मू कश्मीर की सीमा लग रही है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ। तो अपने लद्दाख देखा, जम्मू कश्मीर देखा,
फिर देखो हिमाचल प्रदेश, इन दोनों प्रदेशों के नीचे आते हो राज्य कौन सा है अपना, हिमाचल प्रदेश। ये दोनों क्या है अभी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, अब इनको तोड़ के दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब हिमाचल प्रदेश जो है उसकी राजधानी क्या है, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला। और लद्दाख की लेह। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। उसके नीचे इधर आओगे तो आपको मिलेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। इधर आपको हिमाचल प्रदेश के इस साइड में क्या मिलेगा, पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़। दिल्ली, दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है। फिर इधर आ जाओगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य लगा हुआ है इधर, बिहार। बिहार की राजधानी पटना। बिहार के नीचे कौन सा है, झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची। फिर बिहार और झारखंड किसके साथ लगे हुए हैं, पश्चिम बंगाल के साथ। देखो आप देख रहे हो पश्चिम बंगाल का विस्तार ऐसे 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 यहाँ तक है, ये पश्चिम बंगाल है पूरा। इस पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता। और पश्चिम बंगाल के बाद इधर बगल में है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। जो चिकन नेक वाला ये पोर्शन है, ये वाला यहाँ पे जो बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये चिकन नेक है, ये जिसको बोलते हैं ना चिकन नेक। अभी इधर पूर्वोत्तर राज्य है। पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ठीक है। अरुणाममी नागालैंड, नागालैंड की कोहिमा। अरुणाममी मणिपुर, मणिपुर की इम्फाल। और मिजोरम, मिजोरम की आइजोल। तो ये 4 राज्य तो इधर हो गए, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये किसके साथ सीमा बना रहे हैं इधर, म्यांमार के साथ। किसके साथ सीमा बना रहे हैं बच्चों, म्यांमार के साथ। इधर फिर बीच में आ गया असम। असम की राजधानी हो गई आपकी दिसपुर। और इधर है एक मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलोंग। और यहाँ पे बच जाता है आपका त्रिपुरा। और त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। ठीक, ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बना रहे हैं इधर से, आप समझ पा रहे हो। ये आपको इतने राज्य हो गए। अब इधर राजस्थान आ गया, राजस्थान की राजधानी जयपुर। गुजरात आ गया इधर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के नीचे इधर आओगे तो आपको यहाँ पे एक मिलेगा महाराष्ट्र, ठीक है। ये हो गया महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी है मुंबई। यहाँ दादर नगर हवेली क्या है, दमन दीव, दादर नगर हवेली, ये क्या है हमारे केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ बीच में ये हो गया अपना एमपी। ये कौन सा है बच्चों, एमपी। एमपी की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ये हो गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, रायपुर, ठीक है। ये हो गया अपना उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, ये पूर्वी तट पे है। इधर फिर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का देख रहे हो ऐसे विस्तार है लंबा सा, आंध्र प्रदेश। ये क्या है अपना आंध्र प्रदेश। इसकी राजधानी क्या रहेगी अभी, आंध्र प्रदेश की राजधानी तेलंगाना है, लेकिन उसके बाद विजयनगर होगी साहब। फिर उसके बाद हैदराबाद, हैदराबाद की राजधानी तेलंगाना, ठीक है। और तमिलनाडु, इधर नीचे आओगे यहाँ पे ये मिलेगा आपको तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। और इधर क्या है कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। इधर क्या है केरल, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। तो ये आपने सारे राजधानी देख ली, सारे वो देख लिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने एक एक करके ऐसे राज्य देख लिए, सारे राज्य हो गए, ठीक है दोस्तों। सबकी राजधानी हो गई, ये आपको थोड़े याद हो गए होंगे। अब देखिए हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो भारत के पड़ोसी देश मैंने आपको सारे बता दिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान, प्रदेश, म्यांमार, ठीक है। तिब्बत जो चाइना का ही पार्ट है, अभी तो चाइना ने ही उस पर अपना कब्जा किया हुआ, चाइना उसको अपना पार्ट मानता है। अब देखिए इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से लगी, जो नहीं जुड़ी हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, मैं बता ही चुका हूँ। अच्छा एक मालदीव और है यहाँ पे ना, ये श्रीलंका है, यहीं पे कहीं मालदीव और है, वो भी ये रहा मालदीव यहाँ पे कहीं है। तो वो भी क्या है हमारा पड़ोसी देश है, जिसकी सीमा इस समुद्र में है, मतलब चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। ये द्वीप है मालदीव और श्रीलंका, ठीक है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इसलिए बांटा गया है क्योंकि हमें इससे क्या पूरे पे भारत सरकार को शासन करना है, भारत सरकार चलाएगी इस पे शासन। तो पूरे भारत देश को एक ही उसमें बांटेंगे तो नहीं चला पाएंगे ना, इसलिए छोटे छोटे राज्यों में बांट के फिर उस पर शासन किया जाता है, ठीक। दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पे हुआ है, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कैसे हुआ भाषाओं के आधार पे। 1956 का जो भाषा अधिनियम आया था एक, उसके आधार पर हुआ। देखिए अब हम पढ़ते हैं भौतिक विभाजन, वो तो राजनीतिक विभाजन था। भौतिक विभाजन, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं। जैसे क्या क्या है आपको पता है, पर्वत पाए जाते हैं, पठार हैं, मैदान है, तट है और द्वीप समूह है, ठीक है। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। उत्तर साइड में यहाँ पे हिमालय है, भारत देश का यहाँ पे हिमालय। यहाँ आप देखोगे
इस साइड में ये पूरा हिमालय है, यहाँ पे ये हिमालय है, ठीक है। तो ये किस का काम करता है, एक तरह से संतरी का काम करता है। इसको क्या बोला गया, संतरी। संतरी आप जानते हैं, जो चौकीदार, एक तरह से जो हमारी रक्षा करता है। क्योंकि इसके बहुत सारे, हिमालय कैसे रक्षा करता है आपको समझ में आएगा। क्योंकि इधर क्या है, उत्तरी ध्रुवों की तरफ, यहाँ पे चाइना, इधर क्या है शीत मतलब ठंड पड़ती है, इधर शीत प्रदेश है। उधर से क्या आती है, इधर ठंडी हवाओं को आने से ये रोकता है, जिससे हमारे को इधर बर्फ नहीं पड़ती, ठंडा होने से बचाता है। और इधर से भी क्या करता है कि जलवायु विभाजक का भी काम करता है, ये आपको समझ में आएगा आगे। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय, हिमालय, हिमालय का संधि विच्छेद क्या हुआ, हिम प्लस आलय। इसका मतलब है, आलय मतलब घर और हिम मतलब बर्फ, तो बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को क्या गया कहा गया है, भ्रत हिमालय या हिमाद्री। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। सबसे पहली जो श्रृंखला है, इधर देखोगे आप, मैं इसको मिटाता हूँ आपको तब बताता हूँ। देखो ये हिमालय, हिमालय की सबसे पहली जो श्रृंखला है, यहाँ पे हिमालय की जो सबसे इधर की श्रृंखला है, ठीक है, उसको क्या बोला गया है, बृहत हिमालय बोला गया। उसको क्या बोला गया, यहाँ पे जो हिमालय है इसको बोला गया बृहत हिमालय, बृहत हिमालय सबसे जो उत्तर की श्रृंखला है, ठीक है। ठीक, और इसमें क्या है कि सबसे जो ऊंची चोटियां हैं वो बृहत हिमालय में ही है। सबसे जो ऊंची चोटियां हैं वो किस में है, बृहत हिमालय में ही है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस में है, बृहत हिमालय में, या इसको क्या कहते हैं, हिमाद्री। फिर उसके बाद आता है मध्य हिमालय या हिमाचल, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। जैसे पहला ये हो गया हिमालय, ऐसे करके हिमालय आ रहा है, मान लो ये ऐसे। फिर इसके बाद में यहाँ पे ऐसे टूटा टूटा सा, मतलब ये आ रहा है हमारा मध्य हिमालय, इसको क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय, ठीक है। और ये हिमाद्री के दक्षिण में, ये जो हमारा हिमाद्री है इसके इधर दक्षिण साइड में है, ठीक है। और बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान इसी पे हैं, ठीक है। 5 पहाड़ी स्थानों का नाम पता लगा ये। फिर इसके बाद में आता है शिवालिक, हिमाद्री के बाद आता है शिवालिक, सबसे लास्ट में कौन सा है, शिवालिक। 3 है ऐसे, ठीक है। पहला बृहत हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक, ठीक है बच्चों। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है। फिर इसके बाद में इनके बारे में हम डिटेल में अगली क्लासेज में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक आपको इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, अभी आप बेसिक पढ़ रहे हैं। हमने ये समझ लिया कि जो हिमालय है वो 3 उसमें है, 3 समानांतर श्रृंखलाओं में। सबसे पहली श्रृंखला कौन सी है बच्चों, जो वो है हमारी उत्तर में जो सबसे पहली श्रृंखला है वो है बृहत हिमालय, ठीक है। उसके बाद है मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है। हिमालय के दक्षिण में यहाँ पे आप देखोगे कौन सा है, उत्तरी मैदान, ये वाला जो है, ये वाला जो मैदान है ये कौन सा है, उत्तरी मैदान, हिमालय के दक्षिण में, सही है ना। हिमालय के दक्षिण में हो गया नीचे की साइड, तो ये है भारत का उत्तरी मैदान। भारत के लिए उत्तरी मैदान बोला जाएगा, भारत का तो उत्तर में है, लेकिन हिमालय के किधर है, दक्षिण में, भारत का उत्तरी मैदान है। ये मैदान समतल और सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदी मैं आपको पहले बता चुका था के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। तो यानी कौन कौन सी नदी है, सिंधु, ठीक है बच्चों, गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इसकी जो नदी है, ये जो नदियां और इनकी सहायक नदियों के द्वारा बहा के लाए गए निक्षेपों से बना है, जलोढ़ निक्षेप। ये जलोढ़ निक्षेप हम अभी पढ़ेंगे क्या होते हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए क्या होते हैं, उपजाऊ होते हैं, हम पिछली क्लास में पढ़े थे। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या क्या है, अधिक है। ये सब हम पिछली क्लास में पढ़े थे। अब देखो जलोढ़ निक्षेप, यहाँ देखते हैं जलोढ़ निक्षेप क्या होता है। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है। देखो नदियां हिमालय से निकलती हैं या कहीं से भी निकलती है तो बहती आती हैं, तो ये अपने साथ क्या, कंकड़ पत्थर और जमीन, मिट्टी के टुकड़े, ये सब अपने साथ बहा के लाती हैं। और जहाँ पे जो गड्ढा वाला भाग होता है, जहाँ पे नीची जमीन होती है, वहां पे क्या करती है, निक्षेपित कर देती हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं जलोढ़ निक्षेप। तो नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी को क्या बोला जाता है, जलोढ़ निक्षेप, तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। और उससे किसका निर्माण होता है, मैदानों का निर्माण होता है। और ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या क्या होती है, घनत्व ज्यादा होता है, जनसंख्या बहुत निवास करती है इस एरिया में, क्योंकि समतल भूमि मिलती है रहने के लिए और उपजाऊ जमीन मिलती है। सहायक नदी का मतलब क्या होता है, एक नदी या सरिता, जैसे कोई एक नदी बह रही है, मैं आपको पिछली क्लास में बताया था, ये कोई नदी बह रही है, इसमें बहुत सारी नदियां आके ऐसे अपना पानी डाल देती हैं, तो और ये एक साथ बहने लग जाती है। तो ये जो नदियां होती हैं, छोटी छोटी सरिताएं होती हैं, ये क्या कहलाती हैं बच्चों, इस बड़ी वाली नदी की सहायक नदी, मतलब हेल्प करने वाली नदी, जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती हैं तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती हैं। तो ये सहायक नदी समझ में आ गया आपको बच्चों। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। देखो बच्चों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, जैसे ये गंगा नदी बहते हुए यहाँ से आ रही है,
और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से बहती हुई आ रही है, बंगाल में जाके यहाँ पे मिल जाती है, और यहाँ पे जो अपना डेल्टा, जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो यहाँ पे किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये डेल्टा क्या होता है, नदियों द्वारा जो बहाया गया जल है वो जब किसी समुद्र में गिरने वाला होता है उससे पहले जो यहाँ पे जो जमीन मिट्टी को जहाँ निक्षेपित करती हैं तो वो उससे क्या किसका निर्माण होता है, डेल्टा का। और जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो इन्हीं नदियों के द्वारा बना जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सुंदरबन नाम की वनस्पति पाई जाती है। ये कहाँ पे है, बांग्लादेश में। ठीक है, तो सबसे बड़ा डेल्टा क्या किसका है विश्व में, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का, ये सुंदरबन डेल्टा। इस डेल्टा की आकृति क्या है, त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का क्या कहा जाता है, मुहाना। तो डेल्टा कहाँ पे बनता है, डेल्टा स्थल का भाग होता है, वो कहाँ पे बनता है, नदी के मुहाने पे, समुद्र में गिरने से पहले जो मुहाना होगा ना वहां पे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया अब आपको। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल, आपको पता है ना मरुस्थल कहाँ पे, देखिए इस नक्शे में मरुस्थल कहाँ है, ये रहा, ये क्या है हमारा मरुस्थल। यहाँ पे रेगिस्तान है ना, आपको पता है राजस्थान में जैसलमेर बीकानेर वाला बाड़मेर वाला इलाका, यहाँ पे रेगिस्तान है। तो ये इसको बोलता है पश्चिमी मरुस्थल। तो भारतीय महामरुस्थल स्थित है, यह शुष्क गर्म तथा रेतीला है। ये कैसा है, शुष्क है, मतलब यहाँ पे शुष्क जलवायु है, गर्म होता है, सही बात है, रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पानी की व्यवस्था कम है तो वनस्पति भी क्या होगी, कम होगी। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में कौन सा पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है। जो उत्तरी मैदान है इसके दक्षिण में, अब देखो यहाँ तक हमने उत्तरी मैदान देख लिया, अब इसके जब दक्षिण में इधर आओगे तो ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है ये किसका है, प्रायद्वीपीय पठार का। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, प्रायद्वीपीय पठार। ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार का। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार, आप देख रहे हो ना इस तरह का है प्रायद्वीपीय पठार। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है और इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां हैं, पहाड़ी श्रृंखलाएं भी हैं और घाटियां भी हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। मैंने बताया था ना अरावली, यहाँ पे आप देखोगे ये रही, ये वाली जो ये रही, इसके जो उत्तर पश्चिम में इस साइड में ये कौन सी है, अरावली। ये विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है और सबसे प्राचीन है ये। ठीक है, विश्व की सबसे विंध्य एवं सतपुड़ा भी इसकी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। विंध्य और सतपुड़ा कहाँ है, देखो इस प्रायद्वीपीय पठार में देखोगे आप तो ये रहा विंध्य और सतपुड़ा, ये आप देख पा रहे हो, ये विंध्य वाली श्रृंखला है ये वाली, और ये सतपुड़ा, ये भी क्या है बच्चों, बहुत प्राचीन श्रृंखला है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये रही, देखो बच्चों है ना, ये हो गई विंध्य वाली श्रेणी और ये हो गई सतपुड़ा, ये भी है यहाँ पे पहाड़ी श्रृंखलाएं। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे ये श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे विंध्य और सतपुड़ा के बीच में यहाँ पे कौन सी नदी बह रही है, आप देखोगे नर्मदा और तापी। ये नर्मदा और तापी, और ये कहाँ जाके गिर रही है, अरब सागर में। इधर कितना कौन है हमारा, अरब सागर। तो नर्मदा और तापी नदियां कहाँ जाके गिरती हैं, अरब सागर में। और ये किधर से किधर बह रही है, पश्चिम की तरफ बह रही है, पूरब से पश्चिम। ठीक है, बाकी ज्यादातर नदियां किधर बहती हैं, पश्चिम की तरफ, लेकिन ये नदियां किधर बह रही हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ, और अरब सागर में गिरती हैं। कौन कौन सी नदियां, नर्मदा और तापी। तो बच्चों ये आपको याद रखना है, नर्मदा और तापी विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच बहती हैं, और ये पूरब से पश्चिम बहती हैं, और कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में। बाकी सारी नदियां कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूरब में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच में से टूटा हुआ और असमान है। देखो ये जो पठार है इसके इधर पश्चिम में ये वाली जो है, ये कौन है हमारी, इनको बोलते हैं पश्चिमी घाट। इसको क्या बोलते हैं, मतलब पश्चिम में है पठार के, तो इसको क्या बोला गया है बच्चों, पश्चिमी घाट। और इधर की जो पहाड़ियां ये आप देख रहे हो, ये कौन है, पूर्वी घाट की पहाड़ी, पूर्वी घाट। ठीक है, ये क्या देख रहे हो आप, टूटी हुई है बीच बीच में से, तो असमान है, लेकिन ये पूरी एक साथ है। ठीक है, ये एक समान है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और इन पठारों में जो ये प्रायद्वीपीय पठार है, इसमें क्या है, कोयला और लौह अयस्क की क्या है, प्रचुरता है। पश्चिम घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आ गए। अब इनके जो पश्चिम घाट है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये इसको बोला गया है तटीय मैदान। ये कौन सा, तट के पास है, तो इसलिए इसको तटीय मैदान। ऐसे इसके जो इधर है, पूर्वी घाट के इधर है, उनको क्या बोला गया है, तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान बोल देंगे इनको। ठीक है, पूर्वी घाट के तटीय मैदान। यहाँ तक आपको समझ में आया, पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी जो तटीय मैदान है वो काफी सकरे हैं, और पूर्वी जो तटीय मैदान है वो चौड़े हैं। पश्चिम के जो तटीय मैदान है, आप देखो यहाँ पे, ये पश्चिम वाला जो तटीय मैदान है ये काफी सकरा है, लेकिन पूरब का ये तटीय मैदान आप देखोगे ये चौड़ा है। ठीक है,
तो कौन सा सकरा है? पश्चिम वाला। पूरब वाला क्या है? चौड़ा है। वहां पूरब की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। तो पूरब की ओर बहने वाली तो कई नदियां हैं, जैसे महानदी हो गई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा है। अब देखो नदियों की वो देखते हैं नदियां कहाँ पे हैं। इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा आपको। जैसे कि नर्मदा तापी तो इधर हो गई, देखो अभी आपको समझ में आएगा। तो हटा देते हैं पूरा। ये देखो, अभी देखो, देखो बच्चों, महानदी, ये वाली जो नदी है महानदी, ये आके कहाँ गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में। ये भी बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। ये कौन सी नदी है? महानदी। उड़ीसा से होके ऐसे गिर रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो गोदावरी नदी, ये भी पूरब की तरफ बहते हुए यहाँ पे गिर रही है, ठीक है। कृष्णा, इसको भी देखो, ये भी ऐसे बहते हुए यहाँ गिर रही है। तो गोदावरी, महानदी, ये कोई महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी, इसको देखो, ये भी इधर से बहते हुए यहाँ गिर रही है। तो ये सब किधर गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में। तो चारों नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। ये भी डेल्टा का निर्माण कर रही है पूर्वी घाट की साइड में, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। ये किसी बच्चे ने लिखा है ये सब, सुनामी, ठीक है। ये सब इसके बारे में लिखा है, पढ़िएगा। अब भारत में दो द्वीप समूह भी हैं, आपको पता है ना, एक लक्षद्वीप है और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। लक्षद्वीप क्या है? केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। देखो लक्षद्वीप कहाँ है आपको बताता हूँ। ये रहा, ये जो आप देख रहे हो ना, ये द्वीप समूह, यहाँ छोटे 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 ये द्वीप देख रहे हो ना, ये छोटे छोटे छोटे, ये लक्षद्वीप है। ये पूर्वी तट की साइड में लक्षद्वीप। और ये कैसा द्वीप है? ये प्रवाल द्वीप है। कैसा द्वीप है? ये प्रवाल द्वीप। इसके बारे में अभी बताएंगे आपको। प्रवाल द्वीप कैसे होते हैं, देखो ऐसे हैं प्रवाल द्वीप, ये देख रहे हो आप, इस तरह का। ये क्या है? प्रवाल द्वीप। प्रवाल क्या होते हैं कि छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं। ये छोटे छोटे समुद्री जंतु जो होते हैं उनके कंकाल इकट्ठे हुए हैं, इनको क्या बोलते हैं? प्रवाल बोला जाता है। इसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, फिर इनके ऊपर जमते जाएंगे और बहुत सारे पॉलिप, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं और इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण हो जाता है। इस तरह ये ऊंचे होकर क्या बन जाते हैं? प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीपों को दिखाता है, ये देख लिया आपने। तो प्रवाल का मतलब क्या होता है? छोटे समुद्री जीवों के कंकाल। तो आपसे कोई पूछता है कि लक्षद्वीप कैसा द्वीप है, तो आप कहोगे प्रवाल द्वीप है। और वहां पे क्या है कि छोटे छोटे जंतुओं के कंकाल जो है वो इकट्ठे होते गए और उनके ऊपर एक एक करके कंकाल इकट्ठा होते गए, जमते गए और वो ठोस बन गए और लास्ट में वो क्या बन गए? प्रवाल द्वीप बन गए ऊंचे होके। तो लक्षद्वीप कैसा है? प्रवाल द्वीप है। ये समझ में आ गया। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। देखो बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्व अंडमान, ये आप देख रहे हो, ये वाले जो द्वीप समूह है, ये क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये दक्षिण में है, बंगाल की खाड़ी में है, ठीक। दक्षिण पूर्व बोल सकते हैं, दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाली खाड़ी। क्या आप जानते हैं कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? अंडमान निकोबार वाला। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग तरीके से चुनौती का सामना किया था। सुनामी क्या होती है? सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग होती है जो समुद्री तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। देखो होता क्या है कि जैसे ये हमारा समुद्र है, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी है, इसमें पानी है पूरे में, ठीक है। तो अब पानी के अंदर जब भूकंप आएगा, जब जमीन पे आता है तो ये बिल्डिंग हिलने लग जाती है, धरती हिलती है, लेकिन जमीन पे पानी के अंदर आएगा तो क्या होगा? लहरें ऊपर ऊपर इकट्ठी होती हैं और लहरें एक साइड से दूसरी साइड ऊंची ऊंची लहरें चलने लगती हैं और उन्हीं लहरों को क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। तो आपको सुनामी समझ में आया क्या होता है? सुनामी क्या होती है? एक विशाल सागर की तरंगें होती हैं, विशाल सागरीय तरंग होती हैं जो समुद्री तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं। तो उत्पन्न किस कारण होती है? समुद्र के तल पे भूकंप के कारण, ठीक है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत को कितने, यहाँ तक आपको मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन करेंगे तब आपको और पता होगा। भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? नाम लिखिए। तो भौतिक विभाजन कैसे हो जाएंगे भारत के, बताओ। कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? सबके नाम लिखने हैं आपको। देखो जैसे उत्तर में हो गया हिमालय, फिर मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा उत्तर गंगा का, या उत्तरी मैदान, या उत्तरी मैदान बोलिए, उत्तरी मैदान, ठीक, उत्तरी मैदान। फिर आप बोलेंगे महामरुस्थल, पश्चिमी महामरुस्थल भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार भी देगा। फिर पूर्वी एवं पश्चिमी घाट, फिर द्वीप समूह, बस हो गए हमारे। फिर तटीय मैदान, पूर्वी पश्चिमी जो तटीय मैदान है, हो गया बस। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखने हैं। तो नाम लिखोगे आप, सबसे पहले कौन सा आएगा? पाकिस्तान। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अफगानिस्तान, फिर चीन,
नेपाल, फिर भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, इनके साथ हमारी स्थलीय सीमा है। कौन कौन सी दो प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं? बताओ, मैंने बताई थी ना, पूरब की साइड बहती हुई जो गिरती है, नर्मदा और तापी, विंध्य सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम आपको याद है ना, मैंने बताया था, सुंदरबन डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व का। भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किन राज्यों की राजधानी एक ही है? तो पंजाब और हरियाणा, इनकी राजधानी क्या है बच्चों? एक ही है। ठीक है। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या क्यों निवास करती है? तो ये आपको पता लगेगा कि मैदानी जो भूमि होती है वो समतल होती है और उपजाऊ होती है। ठीक है, वहाँ घास बनाना आसान होता है और बहना आसान होता है। तो ये सब तो आप लिख सकते हो ना। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? तो आप कहोगे क्योंकि लक्षद्वीप जो है प्रवाल द्वीप है क्योंकि वो जंतुओं के कंकालों से निर्मित है और वहां पे जंतुओं के कंकाल एक दूसरे के ऊपर जमते गए, ठोस हो गए, इस वजह से वो प्रवाल द्वीप कहा जाता है। ठीक है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? सबसे दक्षिणी भाग मतलब इधर वाला भाग, तो उसको क्या बोलेंगे? शिवालिक। और सबसे उत्तरी भाग को बृहतिमालय। तो आपको याद है ना, ये बृहतिमालय था उत्तर की साइड में, इधर था शिवालिक और बीच में कौन सा था? मध्य हिमालय। ठीक है, 3 श्रेणी थी ना लगातार ऐसे। सह्याद्री को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बताओ बच्चों, सह्याद्री को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सह्याद्री, अब ये देखना पड़ेगा, आपने ये शायद देखा नहीं ना। सह्याद्री, सह्याद्री बताओ बच्चों किस नाम से जाना जाता है? देखो यहाँ पे आपको पश्चिमी घाट या सह्याद्री। तो पश्चिमी घाटों को ही किस नाम से जाना जाता है बच्चों? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको पता होगा ना, पश्चिमी घाटों को सह्याद्री। पाक जल संधि किन देशों के बीच है? तो श्रीलंका और भारत। नहीं, ये नहीं, भारत और श्रीलंका, ये इसका आंसर हो जाएगा। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन कौन से हैं? तो अरब सागर मतलब इधर वाला, तो ये कौन से हो जाएंगे? लक्षद्वीप और मालदीव, लक्षद्वीप समूह। ठीक है, लक्षद्वीप समूह। भारतीय द्वीप समूह पूछे ना तो लक्षद्वीप हो जाएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपको पता ही है ना, अरावली है, सबसे पुरानी, विश्व की भी है। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर लिखना आप, है ना। महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? बृहत हिमालय। ठीक है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। ठीक है। और भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरने वाली अक्षांश रेखा है कर्क रेखा। ठीक है। भारत की रेखा पर निम्नलिखित को मानचित्र करो। कर्क रेखा को बताना है। भारत का मानक याम उत्तर 82.5 डिग्री उत्तर प्रदेश से गुजरता है। किस राज्य में आप निवास करते हैं उसका बताइए। अंडमान द्वीप समूह, अंडमान इधर है और लक्षद्वीप इधर है। पश्चिमी पूर्वी घाट ये आप बता ही दोगे। ठीक है। तो इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 7 क्या होता है? पूरा फिनिश हो जाता है। तो हमारा लास्ट बता हुआ है चैप्टर नंबर 8 जो हम पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है भारत की जलवायु और वनस्पति और वन्य प्राणी। तो इसमें हम ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, जलवायु वनस्पति के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना है हमको। ये हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारी ज्योग्राफी जो भूगोल है कक्षा 6 की, वो क्या हो जाएगी? फिनिश हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जिससे आपको और बहुत सारी इसमें जानने को डिटेल्स मिलती रहेंगी और अगले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।